चुनाव के लिए किस तरीके से बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संसद भवन और राज्य की विधानसभाओं में इसके लिए पूरी तरीके से मतदान की प्रक्रिया की बात करें तो फिलहाल बस अब शुरू ही होने वाली है। तो संसद में तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई और दोनों ही प्रत्याशियों ने किस तरीके से प्रचार प्रसार किया। तो देश के अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। संसद भवन और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव आयोग वोटिंग के 3 दिन बाद यानी कि 21 जुलाई को नतीजे घोषित करेगा और पूरी प्रक्रिया के तहत 25 जुलाई को देश का नया राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो 25 जुलाई का दिन फिर अहम होगा। 21 तारीख को मतगणना होगी और 25 जुलाई को जब देश को एक नया महामहिम मिलेगा और इसी 25 तारीख को देश के नए महामहिम के लिए आज फिलहाल जद्दोजहद जारी है, कवायद जारी है। तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आज मतदान है और फिलहाल जिस तरीके से 776 सांसद हैं और कौन बनेगा राष्ट्रपति, जंगे रायसीना, कौन जीतेगा दिल, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। एक बहुत बड़ा और एक हेल्दी पैनल आज हमने इसीलिए खास अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप कपूर जी। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयकरण वर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस। जयकरण जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। नवीन दुबे जी हैं, नेता सपा। नवीन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सत्यवीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आज जिस तरीके से आज हम रायसीना की जंग की बात कर रहे हैं, देश के महामहिम को लेकर के बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि शब्दों की गरिमा भी आज ऐसे ही रहे, इसीलिए मैंने आज एक खास पैनल बुलाया है। मैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मतदान होगा। अब चुनाव प्रचार हुआ, प्रत्याशी घोषित हुए, घोषणाएं हुई और इस पूरी कवायद के बीच फिलहाल मैं सबसे पहले जरा आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अब जो 10 से 5 किस तरीके से मतदान होगा और क्या कुछ खासियत है इस चुनाव की? नहीं, देखिए, चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति का चुनाव है और इसमें एनडीए ने सबको सरप्राइज कैंडिडेट दिया कि जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया, वो एक ऐसा नाम आया कि एक महिला और साथ में ट्राइबल, तो उसका विरोध करने का कहीं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो एक ऐसा कार्ड खेला कि जिसमें महिला भी हैं और ट्राइबल भी हैं। तो बहुत सी पार्टियां जो एनडीए को सपोर्ट नहीं करना चाहती थीं, उन्होंने भी जो है सपोर्ट करने का मन बनाया, या उनकी और भी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन बहरहाल एक नाम ऐसा है कि जिस पे कि काफ़ी सहमति बनी और एनडीए ने जो है वो और भी जो उनका अपना जो था उसके अलावा और भी रीच आउट किया पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए द्रौपदी मुर्मू का जो अपोज करना एक मुश्किल हो गया। और उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी तो खैर पावरफुल है यहाँ पर, लेकिन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जो साथी थे, ओम प्रकाश राजभर और उसमें अखिलेश यादव जी के चाचा, जिन्होंने साफ कह दिया कि भाई उनके साथ हैं, तो यहाँ भी जो है वो एक जिसे कहना चाहिए कि बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई कि उस गठबंधन को से साथियों को अलग किया और उन्होंने जोड़ा। तो ये द्रौपदी मुर्मू का जो चुनाव है वो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि मतलब अगर 1969 में मैंने एक चुनाव देखा था, याद है मुझे, कि जब कांग्रेस के अधिकृत कैंडिडेट थे नीलम संजीवा रेड्डी और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कॉन्शियस मतलब अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट मांगा था वीवी गिरी के लिए, और वो पूरा देश उसको देख रहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ जीतेगी या कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन उस वक्त वीवी गिरी जीत गए थे। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है जी, लेकिन फिर भी चुनाव के नतीजे जब तक नहीं आ जाते, ऐसे उदाहरण हमारे सामने कई हैं। डॉक्टर संदीप जी, कुल मिलाकर के जैसा कि प्रदीप जी ने भी बताया कि
एक ऐसा उम्मीदवार दिया जिसकी कोई काट नहीं, क्या विपक्ष के पास इसकी उम्मीदवार की कोई काट नहीं थी? जी प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं वो एकदम सही है। इस दलित आदिवासी और अगर ये चुनी जाती हैं, चुनना तय है इनका, उसमें कोई संदेह नहीं है। विपक्ष कुछ भी कर ले, द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव जीतना तय है और रायसीना हिल्स उनका जाना तय है। 25 जुलाई को वो शपथ लेंगी और रायसीना हिल्स में वो उनका आवास हो जाएगा। लेकिन बात जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि अगर इनका विरोध करेगा कौन, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप विरोध करने जाएंगे तो न तो देखिए विपक्ष लगातार कह रहा था, दलितों की बात करता था, वंचितों की, शोषितों की, और उसने कैंडिडेट कैसा दे दिया आपने देखा। तो जब अगर एनडीए ने इनको अपना, द्रौपदी मुर्मू जी को अपना कैंडिडेट बनाया है तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि जो हमारे जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं वो आगे आए, और उसमें महिला जो, जबकि ये 15 से 21 तक गवर्नर की वहाँ झारखंड की राज्यपाल रही हैं, उसके बाद इनको एक अच्छा खासा अनुभव है। ये विधायक भी रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, उसके बाद ये झारखंड की राज्यपाल रही हैं। तो इनके पास ये अनुभव है कि ये सरकार या जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा को बचाए रखे। तो राष्ट्रपति के पद के लिए अगर एनडीए ने इनको उम्मीदवार चुना है तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई हरा पाएगा, इनको कोई काट पाएगा। और रही बात जो कमरा नंबर 9 नंबर में, संसद के कमरा नंबर 9 में इसके वोटिंग के लिए लोग वोट करेंगे, और अगर आप एमएलएज की स्टेट वाइज वो देखें, स्ट्रेंथ देखें, तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश के जो एमपीज हैं उनका जो वोट कास्ट है वो 700 के आसपास का माना जाता है, और जबकि विधायकों की जो वो स्ट्रेंथ है वो 207 के आसपास मानी जाती है, जबकि महाराष्ट्र में 175 और सिक्किम और तमिलनाडु और बिहार को लेंगे तो उसका 175 माना जाता है, जबकि मिजोरम और सिक्किम में इसके जो विधायकों के वोट होते हैं वो 7 के आसपास माने जाते हैं। तो आप अगर आप अल्टरनेट करके या गुणा गणित करके देखेंगे तब भी यशवंत सिन्हा कहीं से भी इनके आसपास भटकते नजर नहीं आ रहे हैं। और आपने देखा कि विपक्ष के साथ साथ झामुमो ने इनको समर्थन दे दिया, तेदेपा ने इनको समर्थन दे दिया, CVIC-MR ने इनको समर्थन दे दिया। इसके अलावा जो और अन्य दल थे, जैसे शिवसेना के साथ संकट का था कि शायद वो नहीं दे पाएगा, लेकिन शिवसेना भी इनके साथ आ गई, शिरोमणि अकाली दल भी इनके साथ आ गया। तो आपने देखा कि जो विपक्ष के लोग थे उन्हीं में असहमति बन गई और वो विपक्ष भी एनडीए के साथ आ गया। और आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि जिस तरीके से ओपी राजभर और शिवपाल जी इनके साथ जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये तय करता है कि इनको न तो उत्तर प्रदेश में कोई मात दे पाएगा और न पूरे भारत में इनको हराने की स्थिति विपक्ष के पास कहीं से लगती है। बिल्कुल। अब इस बीच हम अपनी 10 कदम जारी रखेंगे जिसमें हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बात करें। फिलहाल हम ये अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वोटिंग के लिए। तो देश के अगले राष्ट्रपति के लिए आज मतदान हो रहा है। संसद भवन और अलग अलग राज्यों की विधानसभा में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके से वोटिंग करते हुए उसके बाद प्रसन्न चित्त मुद्रा में नजर आए। कौन जीतेगा रायसीना की रेस, इसके लिए लगातार कवायद जारी है। तो देश की संसद और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि विधानसभा की बात करें तो राज्य की विधानसभाओं में किस तरीके से तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो तिलक हॉल में किस तरीके से अभी देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैंने प्रदीप जी की बात सुनी और डॉक्टर संदीप जी अपनी बात पूरी कर दी। डॉक्टर संदीप जी आप अपनी बात पूरी करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है इसमें मुर्मू जी को जो वोट मिलना तय है वो लगभग 2/3 के आसपास का है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में उनको कहीं से भी कोई इस तरीके की अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आएगी और वो जीत के रायसीना हिल्स वो जाना उनका लगभग तय है और 25 जुलाई चलिए लगभग तय है। ठीक है, प्रदीप जी को भी मैंने सुना, डॉक्टर संदीप जी को भी सुना। मैं नवीन जी आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी, लगातार देखिए अब वोटिंग को लेकर के फिलहाल शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग किया। इस पूरी कवायद के बीच में जरा प्रत्याशियों को लेकर के बात करें, वोटों के समीकरण को लेकर के बात करें, वोट की संख्या के आधार पर आपने विशेषज्ञों की बात सुनी। मैं जरा अब आपकी टिप्पणी चाहूंगा सबसे पहले। आलोक जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रपति इस देश के अंदर सर्वोच्च पद होता है। मैं समझ उसके ऊपर कोई पद होता नहीं है। और अभी हाल ही में जो पिछली राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें 13 दलित मेरा दलित ये सिस्टम चला था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश के जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, रामनाथ कोविंद जी जब दलित समाज से आकर राष्ट्रपति बनाए गए तो
तो इस देश के अंदर दलित समाज का कितना भला हुआ, उन्होंने कौन सा ऐसा भला किया जिससे दलित समाज को ये महसूस हुआ हो कि नहीं साहब, हमारी जाति बिरादरी के राष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ उद्धार कर दिया हमारे समाज का। इसी तरीके से आज आप कहते हैं कि साहब आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, केवल जाति के आधार पर जिस देश के अंदर आप राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, आखिर आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, गरीब समाज के लिए क्या करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी? मेरा प्रश्न ये है कि ये चुनाव योग्यता बनाम अयोग्यता का हो गया है। वास्तविकता में एक काबिल व्यक्तित्व के धनी हैं आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, और ये अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव होता है। सब विधायक सांसद निष्पक्ष होकर अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं, और इस बार रैंडम आपको बैलेट पेपर मिल रहे हैं, तो रैंडम में आपको ये जस्टिफाई भी नहीं हो पाएगा किसने किसको वोट दिया है। मैं समझता हूं कि आज जो वोटिंग हो रही है इसके परिणाम बहुत ही अलग होंगे, और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज होगा कि योग्यता को लोगों ने चुना है अथवा जाति के ऊपर वो गए हैं। क्योंकि जाति क्या व्यक्ति, मैं अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मायावती जी दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, आज वो कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन दलित समाज जहां सड़क के किनारे खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। उसका उत्थान करने के लिए आपको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। आपको क्वालिटी पे आना पड़ेगा, जाति से उद्धार आप नहीं कर सकते। जी नवीन जी, आपने कहा कि मैं देश से सवाल करना चाहता हूं, आपने पक्ष विपक्ष की बात की, आपने विचारधारा की बात की, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच सवाल यह है, आप ये सब सवाल कैसे पूछेंगे देश की जनता से? आपके जब अपने आप खुद सक्षम होइए, पहले सक्षम होने के लिए पहले आप किस तरीके से, आपकी अपनों में ही नाराजगी है, आपके अपने सहयोगी नाराज हैं, देश की बात तो बाद में छोड़ दीजिए। आलोक जी, राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है ये पार्टी वाइज नहीं होता है, इसमें कोई विहिप नहीं होता है, सब अपनी मर्जी से वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस देश की पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, विधानसभाओं में जो लोग बैठे हैं, जो इस देश का प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके ऊपर भी एक मोरल जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता जिनकी जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रवाद जिसको आप कहते हैं उसको जातिवाद पर ले जाकर आप खड़ा कर देंगे, उसकी सूली पर आप टांग देंगे और फिर आप कहेंगे कि हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, कम से कम राष्ट्रपति तो एक ऐसा चुना जाना चाहिए जो प्रेजेंटेबल हो, बोलने वाले हो, फैसले लेने वाले हो। आप बता दीजिए कोविंद जी के टाइम में, लेकिन बात राष्ट्रवाद की, बात विकासवाद की तब अच्छी लगती है जब किस तरीके से विपक्ष भी पूरा एकजुट हो। ठीक है, चलिए मैं एक बार कांग्रेस के पास आ रहा हूं, जयकरण वर्मा जी के पास आ रहा हूं। जयकरण वर्मा जी, आप इस पूरी कवायद के बीच अपने आप को कहां पर पा रही है कांग्रेस? देखिए आलोक जी, ये महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव होने वाला है, हो रहा है। जिस प्रकार से अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि ये विचारों की लड़ाई होती है, इसमें पूरे देश में, ठीक कहा समाजवादी पार्टी के साथी ने कि यशवंत सिन्हा जी जहां भी गए अपील करने के लिए, वोट मांगने के लिए, उन्होंने मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखने का काम किया। वो क्या करेंगे, अपने शिक्षा दीक्षा, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का काम किया। वहीं हमारी मुर्मू जी कहीं से भी किसी भी प्रदेश में वो बात नहीं कर पाई। क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको दलित बना करके राष्ट्रपति बनाने का काम किया, जिस प्रकार से उनके साथ मंदिर में भी घुसने को इस देश के लोगों ने मना कर दिया, क्या मुर्मू जी के साथ भी यही होगा? अगर जो यही होगा तो आदिवासियों का उतना ही भला हो सकता है जितना हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दलितों का भला किया होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुर्मू जी के गांव से एक अभी आप लोगों के माध्यम से ही पता चला हम लोगों को कि उनके गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई। जब ये उम्मीदवार बनी तब उनके गांव में आनन फानन में बिजली लगी, तार खींचे गए, खंभे गाड़े गए। अगर जो मुर्मू जी अपने गांव में इतने बड़े बड़े पदों पर रहते हुए भी बिजली नहीं लगवा सकी, तो देश में कौन सी व्यवस्था के लिए जानकारी होगी या कायम रखेंगे? अपने बात को
वो फैलाने का काम करेंगे या देखने का काम करेंगे, ये तो मुझे संदेह के घेरे में आता है। जयकरण जी सुनेंगे और देखेंगे भी, देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, किस तरीके से वोटिंग के लिए सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो फिलहाल हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं और मतदान के लिए, तो देश के अगले राष्ट्रपति के लिए आज मतदान हो रहा है। और इससे पहले हमने दिखाया कि राजधानी लखनऊ के तिलक हॉल में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वोटिंग के लिए, वोटिंग की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। चुनाव वोटिंग के 3 दिन बाद यानी कि 21 जुलाई को ही नतीजे घोषित कर देगा। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, हम बात कर रहे हैं कौन बनेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चुनाव, सवाल और समर्थन और सियासत, और इस बीच द्रौपदी और यशवंत के बीच महामुकाबला। ये सीधी तस्वीरें हैं, कौन बनेगा राष्ट्रपति के लिए, किसको मिलेगा रायसीना का ताज, और उसके लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आज मतदान, 776 सांसदों सहित 4033 विधायक करेंगे वोट, और सांसद विधायक और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे वोटर्स। और राज्य के विधानसभा संसद भवन में ये वोटिंग चल रही है, और संसद भवन के प्रथम तल पर बनाए गए हैं वोटिंग के लिए बूथ, और वोटिंग की गोपनीयता को लगातार बरकरार रखा जाएगा। ये सीधी तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं, और लेकिन जो लोगों के मन में जो कौतूहल है जो है कि कौन जीतेगा रायसीना की रेस, तो पूरी प्रक्रिया के तहत 25 जुलाई को फिलहाल देश का नया राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। और एक बार फिर वापस आते हैं 10 का दम में। तो हमने लगातार सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और सीधी तस्वीरें दिखाने के साथ ही अब रायसीना की रेस के लिए जिस तरीके से कवायद जारी है, हमने दिखाई इससे पहले वो तस्वीर भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तिलक हॉल में वोट डालने के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे वोटिंग के लिए, वो तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और किसको मिलेगा रायसीना का ताज, इसके लिए आज हमने 10 कदम में एक बड़ा पैनल आज खास आमंत्रित किया है। हमने तमाम सारे मेहमानों की आवाज सुनी, बात सुनी। अब इस वक्त सत्यवीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। सत्यवीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। देखा वोटिंग की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया। एनडीए का पलड़ा काफी भारी लग रहा है। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा। इस समय देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह का जो निर्णय लेते हैं आलोक जी, मैं समझता हूँ वो दमदारी के साथ निर्णय लेते हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है कि जो क्षेत्र बिल्कुल अछूता था, उत्तर भारत क्षेत्र, उस क्षेत्र में पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री के निर्णय को पूरा देश स्वीकार कर रहा है। ये राष्ट्रपति का चुनाव हल्का फुल्का चुनाव नहीं होता है। पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की सराहना होती है। देश के राष्ट्रपति के चुनाव में पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे पूर्व उत्तर भारत से एक आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाकर ये प्रदर्शित कर दिया है कि वास्तव में हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे वो दलित क्षेत्र हो, चाहे वो सवर्ण क्षेत्र हो, किसी प्रकार का क्षेत्र हो। भारत ने पहले भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वो भी बहुत सराहनीय निर्णय था। उसके बाद माननीय मोदी जी ने हमारे रामनाथ कोविंद जी दलित समाज के राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया, पूरे देश ने उसकी सराहना की। आज एक आदिवासी महिला को जो प्रधानमंत्री बनाने का दमदार निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ इस निर्णय का स्वागत विपक्ष भी कर रहा है। विपक्ष के बहुत से विपक्ष में एकजुटता नहीं हो पा रही है। विपक्ष उत्तर प्रदेश की बात कहें तो विपक्ष के लिए बैठे हुए सत्यवीर जी, मैं आपसे विपक्ष के पास में आ रहा हूं। विपक्ष के लिए बैठे हुए नवीन जी भी बैठे हैं, जयकरण जी भी बैठे। नवीन जी, जब लगातार जब कहा जा रहा है कि बड़ी दूरदर्शिता है इस प्रत्याशी में, लेकिन आप लोग किस तरीके से प्रत्याशी को लेकर के एनडीए के सवाल उठा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं ये विचारधारा की लड़ाई है। आलोक जी, सबसे बड़ी चीज क्या है? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आलोक जी, ये देखता है वहाँ योग्यता पूरी तरह से आज समाजवादी पार्टी के भी लोग टूट कर जिस तरह एनडीए के राष्ट्रपति जी को समर्थन दे रहे हैं, मायावती जी जिनके 10 साल। सत्यवीर जी, जरा नवीन जी को सुनेंगे। सत्यवीर जी, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। नवीन जी को सुन लेते हैं, एक करके तो बेहतर होगा, सबकी आवाज हमारे दर्शक सुन पाएंगे। जी नवीन जी, आप अपनी बात रखिए।
सत्यवीर गुप्ता जी को स्मरण रहना चाहिए कि इतने ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ इसी विधानसभा लखनऊ में 250 भाजपा के विधायकों ने धरना भी दिया था। तो वो 30 भी लोगों में है ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या इस देश के सांसद विधायक जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अपने क्षेत्र के प्रति, इस देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति और राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है। अब यहीं से ये तय हो जाएगा इस देश के अंदर राष्ट्रवाद कितना मजबूत है या जातिवाद मजबूत है, जातिवाद जीतता है या राष्ट्रवाद जीतता है, ईमानदारी जीतती है, योग्यता जीतती है या जातिवाद जीतता है। ये बहुत बड़ा विषय है, ये तय होना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि वर्तमान के दौर में बदलाव की राजनीति चल रही है। चलिए एक मिनट में डॉक्टर संदीप जी के पास इस समय। संदीप जी, अब बात देखिए कहां से होती होती कहां गई बात, राष्ट्रवाद वर्सेस अब जातिवाद तक आ गई बात। यहां पर विकास की हो रही थी, लेकिन किस तरीके से अब बात कहां से कहां तक पहुंच गई? देखिए, विपक्ष के पास मुझे लगता है कोई मुद्दा है नहीं। ये चुनाव चूंकि वंचित समाज, दलित समाज और आदिवासी महिला के तौर पर आपके सामने एनडीए ने इनको प्रोजेक्ट किया है, तो आप इनकी योग्यताओं को नहीं अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इनकी आलोचना करना आप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं है जिसको आप रासीना हिल्स भेज सकें। तो लगता ये है कि देखिए, समाजवादी पार्टी की जो अंतर्कलह है वो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप सबके सामने आ गई है। वो अपने सहयोगी तक को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनके चाचा हैं, उनको तक वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और बात आप कर रहे हैं कि आपने गलत नहीं, ये देखिए, वो आपके पास डेटा होगा, मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि योगी जी के खिलाफ लोग रहे और योगी जी ने 22 का चुनाव फिर जीत लिया और फिर उनको संसदीय अपने विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर इतनी आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी तो आप सड़क पे आप क्यों नहीं गए? जनता के पास आप क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था ना, आपको जनता के पास जाना चाहिए था, सड़क पे आपको जाना चाहिए था। आप बेसिक क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, आप मुर्मू जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप दलित, वंचित और शोषित महिला, आदिवासी महिला का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, क्या कारण है विरोध करने का? विरोध करने का क्या कारण है? क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए आप उसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने उसको समर्थन दिया। इस देश के अंदर ये गलत नैतिकता की बात मत कीजिए जी, गलत बात मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग क्यों नहीं लेके आए दलित, आदिवासी, आप दलित, वंचित और शोषित वर्ग से आपने क्यों नहीं राष्ट्रपति का उम्मीदवार ले आए? भाई क्वालिटी क्या मुर्मू जी में क्वालिटी नहीं है? क्वालिटी नहीं है, बिना क्वालिटी के एनडीए ने इनको चुन लिया अपना उम्मीदवार। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप नहीं, गलत बयान मत कीजिए। और यशवंत सिन्हा जी कहाँ से आए हैं? इनकी उपज कौन है? कहाँ से वो बन के इतने बड़े नेता बन गए? किसने बनाया उनको इतना बड़ा नेता? आप बताइए ना। तो अटल जी के सहयोगी रहे, उनको इतना बड़ा पद दिया गया, देश के वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, उनको ये सब पद किसने दिया? महत्वाकांक्षा उनकी समाप्त नहीं हो रही है। आप ये गलत बयान देके दुबे जी मत दीजिए। जो उम्मीदवार सशक्त है, आप वोट कर सकते हैं तो उसको वोट कीजिए। आपकी बात हैसियत ही नहीं कि आप उनको हरा सके। तो आप फालतू की बातों को आप गलत तरीके से आप टर्नआउट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुना गया है और उनको लगभग 2/3 बहुमत मिलना तय है, ठीक है। चलिए, जिस तरीके से समीकरण बनते नजर आ रहे हैं प्रदीप जी, 2/3 बहुमत लगभग मिलते आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ आप हरा सकते हैं तो उनको बताइए कैसे हरा सकते हैं। मैं प्रदीप जी के पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी, जब प्रत्याशी के चयन को लेकर के सीधी बात चल रही है ना, मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा की, लेकिन अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा ने भी जमकर के प्रचार किया, लोगों के बीच गए, अपनी बात रखी, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच उन्होंने साफ तौर पर कहा, प्रदीप जी मेरा सवाल आपसे, कि ये लड़ाई जो है वो विचारधारा की है, दो विचारधाराओं की। तो इस चीज को लेकर के अगर बात करें तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मनोभावना थोड़ी सी लोगों की बदली भी है। देखिए, विचारधारा की लड़ाई तो कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जात की भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती हैं कि एक दलित और ट्राइबल महिला को विरोध करके जो उनका अपना वोट बैंक है कहीं उस पर असर ना हो जाए, जो उनको वोट मिलता रहता है वो ना असर कर जाए। तो वो एक मैसेज जो है समाज में देना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। वो अपने आगे की राजनीति भी देख रहे हैं, 2024 का इलेक्शन भी देख रहे हैं, और उनके ऊपर तमाम प्रेशर भी हो सकते हैं। अब शिवसेना अपनी पार्टी बचाने में लगी है, इसलिए अभी जो कि पहले साथ में थी अब वो इधर आ गई है। तो कौन कौन किस तरह से शिफ्टिंग लॉयल्टीज हो रही हैं, उस तरह से लोगों ने पाले भी बदले हैं। तो सब अपनी अपनी मजबूरियां, अपना वोट बैंक, अपना जो है वो सब
बचाने में देख रहे हैं, अपना हित देख रहे हैं, उस हिसाब से लोग लगे हुए हैं जी। कोई बहुत ज्यादा विचार की लड़ाई मेरे को नहीं दिखाई दे रही। जी, चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इनका विरोध कर रहा था, बीजेपी जो इनका विरोध कर रहा था, वो सारे लोग इनके साथ क्यों आ गए? इसका जवाब देंगे नवीन जी? क्यों आ गए? चलिए, मैं शिवसेना क्यों आ गई? जी, मैं सत्यवीर जी आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से एक दूरगामी और एक पूरी खास तरीके से जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, कहा जा सकता है कि बीजेपी ने खास रणनीति के तहत वो रणनीति 2024 भी उसमें शामिल है, इस प्रत्याशी को उतारा है। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आलोक जी कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा होता है। परिवारवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है। मोदी जी का ये मंत्र है राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम। जो परिवारवाद फलता फूल रहा था 70 साल से इस देश में, परिवारवाद ने पूरी तरह से देश को बर्बाद करने का काम किया। मैं उन विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं जिनके कोई वजूद नहीं रहे, जिन विपक्षी पार्टियों का विपक्ष पर कोई प्रत्याशी इस प्रकार के नहीं मिल पाए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, राजग के लोगों से, जो जिस प्रकार की गठबंधन करके जो विपक्षी दल को ले तो आए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने, एनडीए के सामने कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने वाली हैं। कुछ ही क्षणों में, ये आज 5 बजे के पश्चात देख लेना, वोटिंग जैसे ही खत्म होगी, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम राष्ट्रपति बन जाएंगी। इस बात को पूरा देश जानता है। अब तो ये केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना विपक्ष का प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, क्योंकि इन पर समर्थन है नहीं। उत्तर प्रदेश की बात कह लूं मैं, उत्तर प्रदेश में जो ओम प्रकाश राजभर हुआ करते थे, इन्होंने खुलकर हमारे एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने का काम किया है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे ने हमारे एनडीए प्रत्याशी समर्थन देने का काम किया है। शिवपाल यादव जी, जो कि अखिलेश यादव के खास हैं, वो भी उन्होंने भी समर्थन देने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने भी दलित महिला होकर आदिवासी महिला को समर्थन देने के पहले घोषणा कर दी। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रधानमंत्री बन गई, मान लीजिए आप निश्चित रूप से। अरे भाई मान लिया हमने, मोदी जी जो चाहे वो कर लेंगे, जिसको चलिए अब उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, 25 तारीख को भी अब देखना पड़ेगा कि कौन शपथ लेता है। लेकिन मैं जरा से मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस के पास आऊंगा। जयकरण जी, कुल मिलाकर के सवाल किस तरीके से देखा, वजूद को उठ रहा है को लेकर के साफ तौर पर सामने आ रहा है। आप विपक्ष में भी रह करके अगर बात करें तो एक टीएमसी किस तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहा है विपक्ष का, आप सबसे बड़ी पार्टी से भी एक विडंबना कहेंगे कहीं ना कहीं? आलोक जी, हाँ, आज जिस बात पर बहस हो रही है, बहस इस बात पर होनी चाहिए कि जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पर जात पात नहीं होना चाहिए, आज भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल पूरी तरह से दलित आदिवासी शब्द इनके लिए जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा प्रश्न आपके माध्यम से है कि क्या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जहां पर आदिवासियों की संख्या बहुत है, क्या कभी मुर्मू जी ने वहां पर जल जंगल या कोल आवंटन की बात कभी रखी उन्होंने? क्या इस व्यवस्था के खिलाफ कभी उन्होंने अपनी आवाज उठाई? जब आदिवासियों संकट में होते हैं, 700 गांव छत्तीसगढ़ में उजाड़ दिए गए, खाली कर दिए गए, उनको बेच दिया गया उनके जंगल को, तब ये मुर्मू जी आवाज बनकर सामने नहीं आई। आज इनको राष्ट्रपति बना दिया जाए या कुछ और बना दिया जाए, जरूरत इस बात की है, जब आप आदिवासी के नाम पर ही बनाने जा रहे हो तो आदिवासियों का भला ये कर पाएंगी नहीं, प्रश्न इस बात का है। माननीय मोदी जी भी गरीब बनकर आए थे, बहुत ही चाय बेच कर आए थे, लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठे तो अडानी और अंबानी के सेवक हो गए। आज उनका प्रधानमंत्री पद पर रहना हमारे देश को विकास करना रह गया है या हमारे देश की संस्थाओं को बेचना रह गया है? दोनों बातें आपके सामने है। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल आप देख लीजिए। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति पद पर वो व्यक्ति होना चाहिए जिस पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो, तीसरी आंख खोलकर देखने की क्षमता हो। चलिए, एक बात पूरी कवायद के बीच पर भी प्रधानमंत्री का साया हमेशा बरकरार रहे। और बिल्कुल सवाल उठाना आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आपको नेशनल हेराल्ड मामले में उलझाती रही, आप लोग उलझते रहे और इस पर ध्यान ही नहीं दिया और किस तरीके से सब
चीजें सामने। लेकिन कुल मिलाकर द्रौपदी और यशवंत के बीच मुकाबला है, कौन बनेगा राष्ट्रपति, और दलों ने चुनाव के लिए फिलहाल ताकत झोंकी है। लेकिन अब महामहिम के लिए किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया भी जारी है, 10 कदम जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मेहमान बने हुए, फौरन हाजिर होते हैं।